दोस्तों, रीबोर्न एम्परर के एपिसोड 1511 से 1515 तक यूट्यूब द्वारा डिलीट कर दिए गए हैं। इसलिए जो भाई अभी तक ये एपिसोड नहीं सुन पाए हैं, वे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मैंने ये सभी एपिसोड अपने एफबी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आगे भी अगर किसी वजह से कोई एपिसोड YouTube से डिलीट हो जाता है या मैं उसे YouTube पर अपलोड नहीं कर पाता हूं, तो उसका अपडेट और लिंक एफबी तथा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए सभी भाई लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। प्रमुख आचार्य नागभट्ट का प्रस्ताव। तो परीक्षा स्थल पर सब कुछ कैसा रहा? आचार्य देवराज बता रहे थे कि कुछ संदिग्ध लोग परीक्षा स्थल में घुस आए थे। ऊर्जाजल का सेवन करते हुए प्रमुख आचार्य नागभट्ट ने आकर्ष से पूछा। जब आचार्य देवराज ने आपको यह बताया कि संदिग्ध लोग वहां पर घुस आए थे, तो उन्होंने आगे की कहानी भी बताई होगी। सवाल के जवाब में आकर्ष ने एक नया सवाल रखा। उसने बताया था, पर फिर भी मैं तुमसे जानना चाहता हूं। वैसे पारितोष गुरुकुल के लोग भी परीक्षा स्थल पर आए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो लौट गए थे। क्या यह सच है कि विजय ने तुम्हारी मदद के लिए उन सबको बुलाया था, पर तुमने उसकी मदद लेने से मना कर दिया? आचार्य नागभट्ट ने पूछा। हाँ, आकर्ष ने जवाब दिया। और ऐसा करने की कोई खास वजह? आचार्य नागभट्ट ने फिर पूछा। क्योंकि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। हालांकि विजय मेरी मदद के बदले कुछ नहीं चाहता था, पर इसका मतलब यह नहीं है कि उसका गुरुकुल भी कुछ ना चाहे। और मेरा हमेशा से यही नियम रहा है कि अगर किसी से मदद ली जाए तो उसकी वापस मदद की जाए। इसलिए मैंने मना कर दिया। आकर्ष ने जवाब दिया। तुम मदद नहीं देना चाहते थे? यह बहाना अभी अधूरा लग रहा है। तुमने मदद नहीं ली क्योंकि तुम्हें जरूरत महसूस नहीं हुई। तुम्हें अपनी ताकत पर भरोसा था, है ना? आचार्य नागभट्ट ने पूछा। आचार्य नागभट्ट, जब आपको जवाब पहले से पता है तो फिर पूछने का क्या मतलब है? आकर्ष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। पूछने का बिल्कुल मतलब है, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि हत्यारे वहां पर आए थे, बल्कि महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उन हत्यारों को भेजा किसने था। मेरी जानकारी के मुताबिक यह किसी एक परिवार का काम नहीं था। एक से अधिक परिवार थे, है ना? आचार्य नागभट्ट ने कहा। आपका अनुमान बिल्कुल सही है। एक से अधिक परिवारों के द्वारा लोगों को भेजा गया था। वैसे मेरे लिए यह कोई नई बात नहीं है, पर आपको देखकर लग रहा है कि आप इस विषय में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूं? आकर्ष ने पूछा। वजह बिल्कुल साफ है। जब से तुम गुरुकुल में आए हो, हर जगह तुम्हारी ही बातें हो रही है, पर सब कुछ अधूरा लगता है। लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, पर सिर्फ तुम्हारी ताकत की बात हो रही है। मेरे लिए तुम्हारी ताकत एक महत्वपूर्ण बिंदु है, परंतु उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम हो कौन। तुम्हारे मन में भी यही सवाल चल रहा होगा कि मैं तुम्हारी पहचान के बारे में क्यों जानना चाहता हूं, तो इसका जवाब मैं अभी दे देता हूं। मैं तुम्हें मौर्य गुरुकुल में एक मुख्य शिष्य बनवाना चाहता हूं। क्या तुम्हारी इसमें रुचि है? आचार्य नागभट्ट ने जवाब दिया। धन्यवाद। आचार्य नागभट्ट। आकर्ष ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस आभार प्रकट किया। आकर्ष अच्छी तरह जानता था कि मौर्यशिला आश्रम में शामिल होने के तुरंत बाद मौर्य गुरुकुल का मुख्य शिष्य बनना कितना कठिन था। एक मुख्य शिष्य का दर्जा गुरुकुल के माध्यमिक एल्डरों के बराबर होता था। इसके अलावा 1000 वर्षों तक मुख्य शिष्य बने रहने के बाद मुख्य शिष्य को मुख्य एल्डर बना दिया जाता था, जिसकी हैसियत और भी ऊंची होती थी।
यदि कोई मुख्य एल्डर नहीं बनना चाहता तो उसे मौर्य गुरुकुल को नियंत्रित करने वाली देवस्म्राट मंडल की ताकत में सिफारिश के आधार पर शामिल होने का अवसर मिलता था। हालांकि वहां उसे फिर से नीचे से शुरुआत करनी पड़ती, लेकिन उसका दर्जा फिर भी सम्मानजनक रहता। आखिर देवस्म्राट मंडल की ताकत का एक साधारण एल्डर भी उदित मंडल की ताकत के मुख्य एल्डर से ऊंचे दर्जे का होता था। स्वाभाविक रूप से देवस्म्राट मंडल की ताकत का साधारण एल्डर बनना भी आसान नहीं था। मौर्य गुरुकुल की सिफारिश के बावजूद व्यक्ति को पहले एक परीक्षा पास करनी पड़ती थी। यदि वह असफल रहता तो उसे मौर्य गुरुकुल में ही रहना पड़ता। सुनकर अच्छा लगा कि तुम इसमें दिलचस्पी ले रहे हो, पर एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं कि मेरी सिफारिश के बावजूद मुख्य शिष्य बनने के लिए तुम्हें कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम असफल भी हो जाओ तब भी गुरुकुल तुम्हें स्वीकार करेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि तुम मुख्य शिष्य के बजाय माध्यमिक शिष्य बनोगे। बाद में तुम दोबारा परीक्षा देकर मुख्य शिष्य बनने की कोशिश कर सकते हो, आचार्य नागभट्ट ने कहा। मैं समझ गया, आचार्य नागभट्ट आकर्ष ने कहा। यह पूरी तरह स्वाभाविक था कि मौर्य गुरुकुल उसकी ताकत का मूल्यांकन करने के बाद ही उसे मुख्य शिष्य बनाए। यही नियम देवस्म्राट मंडल की ताकत में भी लागू होता था। अभी तुम्हारे पास समय है, खुद को परीक्षा के लिए तैयार करो। 1 महीने बाद मैं गुरुकुल से किसी को तुम्हारे पास भेजूंगा, प्रमुख आचार्य नागभट्ट ने कहा और अपने तथा आकर्ष के लिए एक और कटोरी भर दी। धन्यवाद, आचार्य नागभट्ट, आकर्ष ने कहा। इसके बाद दोनों की बातचीत अधिक सामान्य विषयों की ओर मुड़ गई। प्रमुख आचार्य नागभट्ट ने अवसर का लाभ उठाकर आकर्ष की पहचान के बारे में सवाल किया। इस बार आकर्ष ने पहले की तरह झूठ नहीं बोला कि वह वरिष्ठ धृतराष्ट्र का शिष्य है। उसने एक नई कहानी बनाते हुए कहा, आचार्य नागभट्ट, मुझे देवशिला दिव्यतल में आए काफी समय हो गया है, लेकिन मैंने आज तक किसी को अपनी असली उत्पत्ति नहीं बताई। आपने मेरा इतना ध्यान रखा है, इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। सच कहूं तो मैं देवशिला दिव्यतल का निवासी नहीं हूं। तुम देवशिला दिव्यतल के निवासी नहीं हो? प्रमुख आचार्य नागभट्ट को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। आकर्ष ने सिर हिलाया। तो फिर तुम कहां से आए हो? प्रमुख आचार्य नागभट्ट ने पूछा। मैं एक देवतल से आया हूं, आकर्ष ने सच सच जवाब दिया। देवतल? यह सुनकर प्रमुख आचार्य नागभट्ट को हंसी आ गई। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम सच में देवतल से आए हो तब तो मेरा अनुमान बिल्कुल सही है कि तुम्हारी पहचान काफी विशेष होनी चाहिए, क्योंकि देवतल से यहाँ पर आने के बाद भी ऐसी प्रतिभा का होना सामान्य नहीं है। प्रमुख आचार्य नागभट्ट को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि आकर्ष की उम्र 3000 वर्ष से कम थी। उनके अनुसार आकर्ष उन दिनों देवशिला दिव्यतल पहुंचा होगा जब दिव्यतलों और देवतलों के बीच के मार्ग बंद नहीं हुए थे। तो तुम यहाँ लगभग 1000 साल से हो? प्रमुख आचार्य नागभट्ट ने पूछा। उससे भी थोड़ा कम, आकर्ष ने जवाब दिया। उससे भी कम? यानी तुम मार्ग बंद होने से कुछ समय पहले आए थे? प्रमुख आचार्य नागभट्ट ने फिर पूछा। नहीं, सच कहूं तो मुझे यहाँ पर आए हुए बस कुछ ही वर्ष हुए हैं, आकर्ष ने जवाब दिया। कुछ वर्ष? इस बार आचार्य नागभट्ट को आश्चर्य हुआ। उन्होंने गंभीरता के साथ कहा, यह कैसे संभव है? देव युद्ध भूमि के अस्तित्व में आने के बाद देवतल और दिव्यतल के बीच के रास्ते बंद हो गए थे। फिर तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? सच कहूं तो इसका जवाब मुझे भी नहीं पता। मैं देवतलों के साथ सबसे खतरनाक स्थानों में से एक पिशाचतल में साधना कर रहा था।
तभी अचानक एक आयाम का द्वारा वहां पर प्रकट हो गया, जिसने मुझे अपने भीतर खींच लिया। वह क्या था मुझे आज तक समझ नहीं आया। जब मुझे होश आया तो मैं एक अनजान जगह पर था। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि उस आयाम में प्रवेश करने के बाद मैं गलती से देव युद्ध भूमि में पहुंच गया था। आकर्ष ने जवाब दिया। तो इस तरह तुम देव युद्ध भूमि पहुंचे। आगे की कहानी प्रमुख आचार्य नागभट्ट को अपने आप समझ में आ गई। उन्होंने कहा, मैंने देवतलों के उन 7 घातक स्थानों के बारे में सुना है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहां का आयाम इतना अस्थिर है। फिर भी तुम्हारी ताकत को देखते हुए देव युद्ध भूमि से जीवित निकलकर देवशिला दिव्यतल तक पहुंचना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य रहा होगा। सच कहूं तो अगर मुझे एक दयालु वरिष्ठ की सहायता न मिली होती तो मेरे लिए यहां तक जीवित आ पाना मुश्किल होता। आकर्ष ने जवाब दिया। इसी तरह दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत चली। उसके बाद आकर्ष ने प्रमुख आचार्य नागभट्ट से विदा ली। प्रमुख आचार्य नागभट्ट ने आचार्य देवराज को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वह आकर्ष को वापस उसके घर तक पहुंचा दे। जब आकर्ष अपने घर में लौटा तब भी 10 स्तरीय छात्रों के बीच उत्साह के साथ यही चर्चा हो रही थी कि परीक्षा के दौरान आकर्ष ने आखिर कितने अंक प्राप्त किए होंगे। आश्रम में आज तक जिसने सबसे अधिक अंक हासिल किए थे वह बस 20,000 से थोड़े से ज्यादा थे। आकर्ष ने कितने अंक प्राप्त किए थे इसकी घोषणा अगले दिन होने वाली थी। अपने कमरे में आने के बाद आकर्ष अपने बिस्तर पर बैठ गया और उस औषधि को निकाला जो उसे प्रमुख आचार्य की तरफ से दी गई थी। अभी तक परिणाम की घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन उसके अंक प्रमुख आचार्य के द्वारा देख लिए गए थे, इसलिए उसे औषधि पहले ही दे दी गई थी। आकर्ष जानता था कि प्रमुख आचार्य नागभट्ट उसके प्रति इतना ध्यान सिर्फ उसकी प्रतिभा के कारण दिखा रहे थे। बस 1 महीना और उसके बाद मौर्य गुरुकुल में परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। रक्तुर्जा औषधि निगलने के बाद आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा और फिर अपनी साधना शुरू कर दी। रात काफी गहरी हो चुकी थी, जिस वजह से चारों तरफ कुछ ज्यादा ही सन्नाटा था। ऐसे में ध्यान लगाना और भी ज्यादा आसान हो गया था। उधर आचार्य राजेश आचार्य माधवन से मिलने के लिए उनके साधना स्थल पर पहुंच चुके थे। प्रणाम माधवन चाचा। आचार्य राजेश ने आचार्य माधवन को प्रणाम किया। आकर्ष और दिवेश या केसर के बीच हुए मुकाबलों को लेकर आचार्य राजेश को आचार्य माधवन की तरफ से काफी पहले संदेश भेजा गया था, इसलिए आज आचार्य राजेश आकर्ष के बारे में पता करने के लिए यहाँ पर आए थे। बेटे, तुम यहाँ कैसे? आचार्य माधवन के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान उभर आई। मैं आकर्ष के बारे में कुछ पता करने के लिए आया हूँ। परीक्षा स्थल पर हुई घटना के बारे में आपको पता चल चुका होगा। मैं उसके अंकों के बारे में जानने के लिए आया हूँ। आपको तो पता होगा कि उसने कितने अंक हासिल किए हैं। आचार्य राजेश ने जवाब दिया। तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब पता है? आचार्य माधवन ने पूछा। शायद आपको पता ना हो, पर अगर आप आचार्य देवराज से पूछेंगे तो वह आपको बताने के लिए मना नहीं करेंगे। आखिर आप उनके भी तो वरिष्ठ हैं। वो आपका बहुत सम्मान करते हैं। आचार्य राजेश ने कहा। राजेश, तुम्हें पता है उसके अंकों को छुपाया क्यों जा रहा है? प्रमुख आचार्य की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि कोई भी उसके अंकों के बारे में बात नहीं करेगा। हो सकता है कल अंकों की घोषणा के समय भी उसके झूठे अंक बताए जाएं। यह प्रमुख आचार्य का फैसला है और मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें कल तक इंतजार करना होगा। आचार्य माधवन ने कहा।
यह सुनकर आचार्य राजेश स्तब्ध रह गए। प्रमुख आचार्य ने खुद हस्तक्षेप किया, इस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर इतनी छोटी सी बात के लिए प्रमुख आचार्य नागभट्ट का हस्तक्षेप करना पहले कभी नहीं हुआ था। कहीं इसका संबंध इस बात से तो नहीं है कि आकर्ष को मौर्य गुरुकुल के मुख्य शिष्य के रूप में भेजा जाने वाला है? आचार्य राजेश ने पूछा। असल में जब भी कोई शिष्य मुख्य शिष्य बनने के लिए जाता था तो उनकी पहचान छुपा दी जाती थी। कई बार हुआ था जब ऐसे प्रतिभाशाली शिष्यों को बाहर की दूसरी ताकतों ने मारने की कोशिश की थी। एक कारण यह भी है, पर वास्तविकता क्या है यह सिर्फ प्रमुख आचार्य जानते हैं। 1 महीने बाद मुख्य शिष्यों की परीक्षा होगी। शायद उस समय प्रमुख आचार्य या फिर गुरुकुल का कोई दूसरा उच्च अधिकारी आकर्ष को अपने साथ लेकर मौर्य गुरुकुल में जाएगा, आचार्य माधव ने जवाब दिया। यह सुनकर आचार्य राजेश को और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। 1 महीने बाद? इतनी जल्दी? पर मुख्य शिष्यों की परीक्षा तो 6 महीने बाद होने वाली थी ना? आचार्य राजेश ने पूछा। होने वाली थी, पर प्रमुख आचार्य चाहते हैं कि परीक्षा से पहले आकर्ष एक माध्यमिक शिष्य बन जाए ताकि वह माध्यमिक शिष्यों को मिलने वाले संसाधनों का लाभ उठा सके। तुम्हें तो पता ही होगा कि मौर्य गुरुकुल के माध्यमिक शिष्यों को मिलने वाले संसाधन हमारे आश्रम के 10 स्तरीय छात्रों को मिलने वाले संसाधनों से कई गुना बेहतर होते हैं, आचार्य माधवन ने जवाब दिया। प्रमुख आचार्य इस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान नहीं दे रहे? आचार्य राजेश ने पूछा। शायद वह उसे दूसरा नील बनाना चाहते हैं, आचार्य माधवन ने कहा। नील, यह नाम सुनते ही आचार्य राजेश की आंखें चमक उठीं। नील की उम्र लगभग आचार्य राजेश के बराबर थी। फिर भी गुरुकुल में रहते समय आचार्य राजेश को उसे वरिष्ठ कहकर संबोधित करना पड़ता था। नील मौर्य गुरुकुल का मुख्य शिष्य था। अब वह उस देवस्म्राट मंडल की ताकत में एक सम्मानित एल्डर बन चुका था जो मौर्य गुरुकुल को नियंत्रित करती थी। यहाँ तक कि मौर्य गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख भी उससे मिलते समय उसे सम्मान देना नहीं भूलते थे। मौर्य गुरुकुल से आया एल्डर अगले दिन की सुबह होते ही आश्रम के सभी 10 स्तरीय छात्र अपने अपने घरों से बाहर निकले और अपने विभाग की इमारत की ओर बढ़ने लगे। हर कोई काफी ज्यादा उत्साहित दिख रहा था क्योंकि 1 घंटे बाद इस साल का परिणाम घोषित होने वाला था, जिसमें पता चलने वाला था कि किसने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। इस समय 10 स्तरीय छात्रों के विभाग में केवल आचार्य रजनीश ही मौजूद थे। शुरुआत में दिवेश और केसर के साथ अपने संबंधों के कारण वे आकर्ष को कम आंकते थे, लेकिन केसर पर आकर्ष की जबरदस्त जीत देखने के बाद उनके मन में आकर्ष की छवि बदल चुकी थी। आचार्य रजनीश, परिणाम तो 1 घंटे बाद पता चलेगा, पर क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि आकर्ष ने कितने अंक हासिल किए हैं? दिवेश ने पूछा। वह आचार्य रजनीश के चेहरे को ध्यान से देख रहा था, मानो उनके हाव भाव से कोई सुराग निकालना चाहता हूं। मुझे नहीं पता। उसके अंक सिर्फ आचार्य देवराज और प्रमुख आचार्य को पता है। अगर तुम्हें जानना है तो जाकर उन दोनों से ही पूछो, आचार्य रजनीश ने झुंझलाकर कहा। कल के बाद से कई छात्र उनसे यही सवाल कर चुके थे, जिस कारण अब वह भी इस सवाल से परेशान हो गए थे। उन्हें सच में इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आचार्य का जवाब सुनकर दिवेश निराश हो गया। अब तो इंतजार करने के अलावा दूसरा कोई भी विकल्प नहीं था। करीब आधे घंटे बाद आकर्ष के आने से पहले के 5 सबसे शक्तिशाली 10 स्तरीय छात्र भी वहां पहुंच गए, जिससे सबका ध्यान उनकी ओर चला गया। इसके बाद सभी आचार्य भी आने लगे। कितनी भीड़ है!
लगता है हर कोई आकर्ष के अंक देखने आया है। परिणाम जारी होने में जब केवल 15 मिनट बचे थे, तब तक खत्री परिवार के छोटे प्रमुख अजिताभ और आकर्ष को छोड़कर सभी लोग वहां पहुंच चुके थे। आकर्ष अभी तक नहीं आया। अजिताभ भी नहीं दिख रहा। 10 स्तरीय छात्रों की संख्या कम थी, इसलिए एक नजर में पता चल जाता था कि कौन अनुपस्थित है। परिणाम का समय अब बिल्कुल करीब आ चुका था। पूरा स्थान एकदम शांत हो गया। कुछ ही देर बाद सामने मौजूद सूचना पट पर 10 स्तरीय छात्रों के नाम उभरने लगे। सबसे नीचे के स्थान वाले छात्रों के नाम पहले दिखाई दिए और फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगे। केसर ने 17,821 अंक हासिल किए थे और वह छठे स्थान पर था। 10 स्तरीय छात्रों में अब 6 सबसे शक्तिशाली छात्र थे, जिनमें से केसर आखिरी वाले स्थान पर था। केसर और विजय के बराबर माने जाने वाले एक छात्र ने 5वां स्थान प्राप्त किया। उसके अंक 18,030 थे, जो केसर से लगभग 200 अंक अधिक थे। चौथे स्थान वाले छात्र के अंक 5वें स्थान वाले से 100 से भी कम अधिक थे, जबकि तीसरे स्थान वाले ने चौथे स्थान वाले से 300 से अधिक अंक प्राप्त किए थे। विजय को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। उसके अंक अभी तक सबसे ऊपर थे। उसके अंक 20,000 से ज्यादा थे। छात्रों ने जब यह परिणाम देखा तो अधिकांश को काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि पिछली बार जिसने 20,000 अंक प्राप्त किए थे उसे पहला स्थान मिला था, और यह 10 स्तरीय छात्रों में सबसे अधिक हासिल किए गए अंक थे। विजय को पक्का निराशा होगी। 20,000 से ज्यादा अंक होने के बावजूद वह पहले स्थान पर नहीं हैं, छात्रों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा। पर जब सबकी नजर विजय की तरफ गई तो सबको एक बार फिर आश्चर्य हुआ, क्योंकि विजय ना तो हैरान था और ना कि निराश। वह बस भावहीन चेहरे के साथ सूचना पट को देख रहा था। विजय के बाद अब बारी थी पहला स्थान प्राप्त करने वाले योद्धा के अंकों के गणना की। सभी आकर्ष का नाम देखने का इंतजार करने लगे। जब उसके अंक सूचना पट पर दिखाई दिए, तब कुछ क्षणों के लिए चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। यह कैसे संभव है? क्या यह सच है? ये अंक कुछ ज्यादा नहीं है। इस समय विजय के चेहरे पर कड़वी मुस्कान उभर आई। दिवेश अब तक अपने सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था। यहां तक कि आचार्य भी होश में आने के बाद अविश्वास से एक दूसरे को देखने लगे। आचार्य राजेश भी हैरान थे। मैं तो सोच रहा था कि आकर्ष ज्यादा से ज्यादा 50,000 अंक प्राप्त कर सकता है, पर लगता है मैं उसे कम आंक रहा था, आचार्य राजेश ने मन ही मन अपने आप से कहा। आचार्य रजनीश की प्रतिक्रिया भी कुछ ऐसी ही थी। असल में आकर्ष के कुल अंक थे 1,25,613। दूसरे स्थान पर रहे विजय से उसके अंक 1,00,000 से भी ज्यादा थे। कुछ हैरान थे तो कुछ को विश्वास नहीं हो रहा था, तो कुछ ऐसे भी थे जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इनमें से एक था खत्री परिवार का अनुज। परिणाम देखते ही उसने तुरंत अजिताभ को संदेश भेजकर पूरी बात बता दी। 1,20,000 से भी अधिक अंक बिस्तर पर लेटा। अजिताभ यह सुनते ही झटके से बैठ गया। उसके चेहरे पर गहरा सदमा छा गया। कुछ ही क्षण बाद उसका चेहरा बदसूरत हो गया। वह 10 स्तरीय छात्रों के विभाग में इसलिए नहीं गया था क्योंकि उसे डर था आकर्ष उस पर हमला कर देगा। वह बस आकर्ष को सबके ध्यान का केंद्र बनते हुए नहीं देखना चाहता था। इसके अलावा आचार्य देवराज की प्रतिक्रिया देखकर वह पहले ही समझ चुका था कि आकर्ष निश्चित रूप से प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। वह आकर्ष को अपना दुश्मन मानता था।
ऐसे में उसे इतना शानदार प्रदर्शन करते देख वह भला खुश कैसे हो सकता था। इसलिए उसने अनुज को वहां पर भेजा ताकि वह उसे परिणाम बता सके। लेकिन उसे क्या पता था कि यह खबर उसे इतना बड़ा झटका देगी। जब 10 स्तरीय छात्रों की परीक्षा में आकर्ष द्वारा 1,20,000 से अधिक अंक हासिल करने की खबर मौर्यशिला आश्रम में फैली तो पूरे आश्रम में हलचल मच गई। अगर पूरे आश्रम की बात करें तो वहां पर आज तक सबसे ज्यादा हासिल किए गए अंक 30,000 थे और इस बार 4 गुना ज्यादा अंक हासिल किए गए थे। इधर आकर्ष पूरी तरह से अपनी साधना में डूबा हुआ था। वह अपनी दिव्य ऊर्जा में हो रहे परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। इन परिवर्तनों के आधार पर पक्का था कि वह परम स्तरीय देव बनने के बेहद करीब पहुंच चुका था और उसकी सफलता बस एक कदम दूर थी। उसी समय अचानक आचार्य राजेश ने उसे साधना से जगा दिया। कई बार के संपर्क के बाद आकर्ष के मन में आचार्य राजेश के लिए अच्छी छवि बन चुकी थी। उसने जिज्ञासा से पूछा, क्या परीक्षा खत्म हुए 1 महीना हो गया? हाँ, तुम प्रमुख आचार्य की बात नहीं भूले होगे, है ना? गुरुकुल द्वारा भेजा गया व्यक्ति कल ही पहुंच गया था, लेकिन माधवन चाचा उसके साथ उन्हें आश्रम की स्थिति बता रहे थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें बुलाया नहीं, आचार्य राजेश ने जवाब दिया। गुरुकुल की तरफ से एक माध्यमिक एल्डर को आश्रम में भेजा गया था। उनका आचार्य माधवन के साथ काफी करीबी रिश्ता था। दोनों एक साथ मौर्यशिला आश्रम में दाखिल हुए थे, फिर एक साथ मौर्य गुरुकुल में भी गए थे। यहाँ तक कि दोनों एक साथ माध्यमिक एल्डर भी बने थे। कल मैं भी उनके साथ बैठा हुआ था। माधवन चाचा ने तुम्हें लेने आए एल्डर से अनुरोध किया है कि गुरुकुल में शामिल होने के बाद वह तुम्हारा ध्यान रखें। इसलिए यदि भविष्य में तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम सीधे उनसे जाकर बात कर सकते हो, आचार्य राजेश ने कहा। आकर्ष को उम्मीद नहीं थी कि आचार्य माधवन उसके लिए इतना कुछ करेंगे। वैसे जब प्रमुख आचार्य ने फैसला कर लिया था तो उसके बाद यह होना तो स्वाभाविक था। मौर्य गुरुकुल जाने से पहले आकर्ष ने आखिरी बार प्रमुख आचार्य नागभट्ट से मिलने का फैसला किया। कोहरे से बाहर निकलने के बाद आचार्य राजेश आकर्ष को प्रमुख आचार्य नागभट्ट के साधना स्थल पर ले आए। आकर्ष को देखते ही प्रमुख आचार्य नागभट्ट के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। उन्होंने कहा, आकर्ष, गुरुकुल में पहुंचने के बाद तुम्हें मुख्य शिष्य की परीक्षा के लिए कुछ समय इंतजार करना होगा। इस दौरान पूरी कोशिश करना कि तुम परम स्तरीय देव के स्तर तक पहुंच जाओ। इससे तुम्हारे परीक्षा में सफल होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। अगर तुम सफलतापूर्वक मुख्य शिष्य बन गए तो मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। उनके शब्दों में उनका उत्साह साफ दिख रहा था। उनकी बात सुनकर तो आचार्य राजेश भी उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने आकर्ष की तरफ देखते हुए कहा, आकर्ष, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। प्रमुख आचार्य के उपहार हमेशा बेहद कीमती होते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। लेकिन बात अगर उपहार की हो गई है तो उपहार में अगर प्रमुख आचार्य ऊर्जा जल बनाने की विधि मुझे दे दे तो आकर्ष ने आचार्य नागभट्ट की तरफ देखते हुए कहा। हालांकि वो ऊर्जा जल उसके शरीर की ऊर्जा पर कोई विशेष असर नहीं दिखाने वाला था, लेकिन उसका स्वाद काफी अच्छा था। इसलिए उसने सोच लिया था कि वह खुद भी एक बार तो इस ऊर्जा जल का निर्माण जरूर करेगा। ऊर्जा जल बनाने की निर्माण विधि? बस इतनी सी बात। अगर तुम्हें उसमें दिलचस्पी है तो वह तो मैं तुम्हें अभी दे सकता हूँ, आचार्य नागभट्ट ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके बाद अपनी जादुई अंगूठी में से एक टोकन निकालकर आकर्ष को दे दिया।
यह कोई सामान्य टोकन नहीं था, बल्कि एक प्रकार का देव अभिलेख था जिसके भीतर सूचना संरक्षित की जाती थी। इसमें पूरी विधि है। जब तुम मुख्य शिष्य बन जाओगे तब मैं तुम्हें एक और उपहार दूंगा, आचार्य नागभट्ट ने कहा। धन्यवाद आचार्य, आकर्ष ने भी उत्साह के साथ आभार प्रकट किया। प्रमुख आचार्य नागभट्ट ने आगे कहा, गुरुकुल में शामिल होने के बाद मैं तुम्हारी बहुत अधिक सहायता नहीं कर पाऊंगा। वहां तुम्हें खुद पर निर्भर रहना होगा। आखिर मैं मौर्यशिला आश्रम का प्रमुख आचार्य और मौर्य गुरुकुल का केवल उप प्रमुख हूं। गुरुकुल में मेरी स्थिति उतनी स्वतंत्र नहीं है जितनी आश्रम में है। गुरुकुल के रक्षक एल्डर का दर्जा भी मेरे बराबर है। मेरे जैसे कई अन्य गुरुकुल के उप प्रमुख भी वहां होंगे। इनमें से बहुत से रक्षक एल्डर दूसरे शहरों के आश्रम के प्रमुख आचार्य भी हैं। गुरुकुल के भीतर सभी सदस्य अलग अलग गुटों में बंटे हुए हैं। इनमें माध्यमिक एल्डर, माध्यमिक शिष्य, मुख्य एल्डर और मुख्य शिष्य सभी शामिल हैं। यदि तुम किसी गुट में शामिल नहीं होते तो शुरुआत में तुम्हें पद्मगढ़ शहर विभाग का हिस्सा माना जाएगा। कुछ क्षण रुककर उन्होंने आगे कहा, यदि तुम्हारा विवाद पद्मगढ़ शहर विभाग के किसी सदस्य से होता है तो मैं बीच बचाव कर सकता हूं, लेकिन यदि मामला किसी दूसरे गुट से जुड़ा हुआ तो मैं बहुत अधिक मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं समझ गया, आकर्ष ने कहा। प्रमुख आचार्य नागभट्ट की बातें सुनकर वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि मौर्य गुरुकुल के भीतर का माहौल इतना जटिल होगा। फिर भी उसने इस विषय पर अधिक विचार नहीं किया। उसकी दृष्टि में उसे बस अपना काम सही ढंग से करना था। वह स्वयं कभी किसी परेशानी को नहीं बुलाएगा, लेकिन यदि कोई उससे टकराने आया तो वह पीछे भी नहीं हटेगा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। आचार्य माणिक को ज्यादा देर इंतजार मत करवाओ। आचार्य नागभट्ट ने इन शब्दों के साथ आकर्ष को विदा किया। प्रमुख आचार्य नागभट्ट से विदा लेने के बाद आचार्य राजेश उसे आचार्य माधवन के पास ले गया, जहां आचार्य माणिक ठहरे हुए थे। प्रणाम आचार्य माधवन। आकर्ष ने आचार्य माधवन को प्रणाम किया। फिर उसने आचार्य माणिक की ओर देखकर कहा, आचार्य माणिक, आपको भी प्रणाम। आचार्य माणिक लंबे और मजबूत शरीर वाले वृद्ध व्यक्ति थे। इस समय वे आकर्ष को ध्यान से परख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, तो तुम आकर्ष हो? आचार्य माधवन ने तुम्हारे बारे में मुझसे बात की है और मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा है। यदि गुरुकुल में तुम्हें किसी भी प्रकार की समस्या हो तो बेहिचक मेरे पास आना। भले मैं उसे सीधे हल न कर पाऊं, लेकिन कोई न कोई उपाय जरूर सोचूंगा। आचार्य माणिक की आवाज भारी और ऊंची थी। आकर्ष पर उनका अच्छा प्रभाव पड़ा। वह समझ सकता था कि आचार्य माणिक एक ईमानदार और सीधे सादे व्यक्ति हैं। ऐसे लोग मित्रता के योग्य होते हैं। वे स्वभाव से दयालु होते हैं और अपने मित्रों के विरुद्ध कभी षड्यंत्र नहीं रचते। धन्यवाद आचार्य माणिक। अगर जरूरत पड़ी तो निसंदेह आपको याद करूंगा, आकर्ष ने कहा। आचार्य माणिक हंस पड़े और आचार्य माधवन को हल्का धक्का देते हुए बोले, अगली बार तुमसे मुकाबला करूंगा। फिलहाल मैं इसे गुरुकुल लेकर जा रहा हूं। जब समय मिले गुरुकुल में आना। वैसे भी मैं वहां पर अकेला ऊब चुका हूं। मुझे भी कुछ दिन के लिए गुरुकुल से अवकाश चाहिए। ठीक है, देखता हूं। कोशिश तो यही रहेगी कि जल्द से जल्द वापस गुरुकुल में आ पाऊं। उसके बाद तुम अवकाश पर चले जाना, आचार्य माधवन ने हंसते हुए जवाब दिया। एक तरफ खड़ा आकर्ष दोनों वृद्धों की दोस्ताना नोकझोंक देख रहा था।
उन्हें देखकर उसे अपने पुराने मित्रों की याद आ गई। उन्हें देखे हुए बहुत लंबा समय बीत चुका था और उनमें से कुछ तो अब इस दुनिया में भी नहीं रहे थे। देवजाल यंत्र के साथ हमला। आचार्य माणिक बेहद सीधे साधे व्यक्ति थे। मौर्यशिला आश्रम से निकलने और आचार्य माधवन से विदा लेने के बाद भी उनका व्यवहार आकर्ष के प्रति उतना ही मित्रतापूर्ण बना रहा जितना कि पहले था। आकर्ष, पद्मगढ़ शहर के मौर्यशिला आश्रम में तुम्हारे जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति पहली बार सामने आया है। तुम्हारी वजह से पद्मगढ़ विभाग पूरे संप्रदाय का ध्यान अपनी ओर खींच लेगा, आचार्य माणिक ने कहा। मौर्यशिला आश्रम छोड़ने के बाद आचार्य माणिक ने तुरंत आकर्ष को मौर्य गुरुकुल ले जाने की जल्दबाजी नहीं दिखाई। इसके बजाय वह उसे पहले एक भोजनशाला में ले आए। वैसे हम यहाँ पर क्यों रुके हैं? भोजनशाला में आने के बाद आकर्ष ने आचार्य माणिक से पूछा। मौर्य गुरुकुल तक जाने का सफर काफी लंबा होगा। हाँ, थोड़ा आसान होगा, लेकिन वहां पर जाने के बाद मुझे फिर से गुरुकुल से बाहर जाने की आसानी से अनुमति नहीं मिलेगी। जिम्मेदारियां इतनी होगी। इस भोजनशाला का खाना मुझे काफी पसंद है। जब भी यहाँ पर आता हूँ तो खाना जरूर खाता हूँ, आचार्य माणिक ने कहा। भोजनशाला में आने के बाद जैसे ही दोनों ने वेटर को बुलाया, वेटर ने दोनों से माफी मांगते हुए कहा, महोदय क्षमा कीजिएगा, अभी दोपहर का समय है, इसलिए कोई भी कक्ष खाली नहीं है। अगर आपको आपत्ति ना हो तो आप यहाँ पर बाहर बाकी लोगों के साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। वेटर की बात सुनकर आचार्य माणिक का सिकुड़ा हुआ माथा ढीला पड़ गया। उन्होंने कहा, ठीक है, हम दोनों के लिए एक मेज की व्यवस्था कर दो। कृपया मेरे साथ आइए। वेटर उन्हें एक मेज तक ले गया और मेन्यू सौंप दिया। जब दोनों मेन्यू देख रहे थे तब वह औषधीय जल ले आया और दोनों को परोसने लगा। जैसा मैंने कहा था, यहाँ के खास व्यंजन सचमुच बहुत अच्छे हैं। तुम्हें इन्हें जरूर चखना चाहिए, आचार्य माणिक ने आकर्ष की तरफ देखते हुए कहा। सब कुछ बहुत सामान्य चल रहा था। काफी दिनों बाद आकर्ष को ऐसे भोजन करने का अवसर मिल रहा था, इसलिए उसका ध्यान बात करने से ज्यादा खाने पर था। उसी समय एक निजी कक्ष का दरवाजा खुला और लोगों का एक समूह बाहर निकला। यदि आकर्ष ने उनकी ओर देखा होता तो वह उनमें से कुछ को पहचान लेता। उनमें से एक अजिताभ था, जो खत्री परिवार का युवा स्वामी और मौर्यशिला आश्रम का 10 स्तरीय छात्र था। अजिताभ सबसे आगे चल रहा था, जबकि उसके पीछे 5 युवक थे। सभी उसकी ही उम्र के आसपास दिखाई दे रहे थे। उनमें से एक ने कहा, छोटे प्रमुख, बड़ी मुश्किल से आपको आश्रम से बाहर आने की अनुमति मिली है। कुछ और दिन हमारे साथ रुक जाइए। इतनी जल्दी वापस जाने की क्या जरूरत है? रुकना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन आश्रम से मुझे केवल 2 दिन का अवकाश मिला है और आज आखिरी दिन है। मुझे वापस लौटना होगा, अजिताभ ने कहा। ये लोग खत्री परिवार के सदस्य नहीं थे। वे उन छोटे छोटे परिवारों के शिष्य थे जो खत्री परिवार के अधीन थे। वे अक्सर अजिताभ के पीछे घूमते और उसकी चापलूसी करते रहते थे। स्वाभाविक रूप से अजिताभ को भी उनका अपने प्रति ऐसा व्यवहार बहुत पसंद था। छोटे प्रमुख, क्या हमें उस आकर्ष से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं सोचना चाहिए जिसने आपको और खत्री परिवार को अपमानित किया? अगर वह मौर्य गुरुकुल में शामिल हो गया तो उससे निपटना और मुश्किल हो जाएगा, अजिताभ के पीछे चल रहे एक युवक ने कहा। तुम्हें क्या लगता है हम उसे मारना नहीं चाहते? अजिताभ ने गुस्से से पलटकर उसकी ओर देखा। आकर्ष वाला मामला अभी भी उसे गहरे जख्म दे रहा था।
जब भी कोई आकर्ष का जिक्र करता था तो उसका खून खौल उठता था। जब तक वह मौर्यशिला आश्रम से बाहर नहीं निकलता, हमें मौका ही कहाँ मिलेगा। 10 स्तरीय छात्रों की परीक्षा के दौरान भी आचार्य देवराज वहां मौजूद थे, इसलिए हमारे परिवार के राजदेव मंडल के देव भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। अजिताभ ने आश्रम से अवकाश इसलिए लिया था क्योंकि वह भीतर से बेहद दबाव और निराशा महसूस कर रहा था। हालांकि किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया था कि वह आकर्ष से हार गया और उसे अपना घर छोड़ना पड़ा, फिर भी उसके मन की घृणा कम नहीं हुई थी। उसने इन 2 दिनों का उपयोग आराम करने और यह जानने के लिए किया था कि परिवार आकर्ष के खिलाफ क्या कदम उठाने वाला है। जब उसे पता चला कि परिवार केवल तब कार्रवाई करेगा जब आकर्ष मौर्य गुरुकुल में शामिल हो जाएगा, तो उसके अंदर की बदले की भावना और ज्यादा प्रबल हो गई। इसलिए वह अपने साथियों के साथ यहाँ पर खाना खाने के लिए आ गया। अजिताभ अपने साथियों को लेकर बाहर निकला। वे एक लंबे गलियारे से गुजरते हुए सामान्य भोजन क्षेत्र तक पहुंचे। भोजनशाला से बाहर निकलने के लिए सभी को इसी क्षेत्र से होकर जाना पड़ता था। जब भी अजिताभ किसी कर्मचारी के पास से गुजरता, वे सम्मानपूर्वक झुककर उसे प्रणाम करते। वह उन्हें पूरी तरह अनदेखा करते हुए बाहर की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान उसके पीछे चल रहे एक युवक ने भीड़भाड़ वाले भोजन क्षेत्र को देखकर कहा, इस भोजनशाला का व्यापार तो बहुत अच्छा चल रहा है। सामान्य क्षेत्र भी पूरी तरह भरा हुआ है। उसकी बात सुनकर अमिताभ भी सामान्य क्षेत्र की तरफ देखने लगा। उसने किसी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक से उसकी आंखों के सामने से एक ऐसा चेहरा गुजरा जिसने उसके चेहरे का रंग बदल दिया। यह वही चेहरा था जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। आकर्ष। वह आश्रम से बाहर कब आया? क्या इसने भी मेरी तरह अवकाश लिया है? अजिताभ ने मन ही मन सोचा। फिर उसकी नजर आकर्ष के सामने बैठे व्यक्ति पर गई। यह व्यक्ति मौर्यशिला आश्रम का आचार्य नहीं था। क्या यह उसका कोई वरिष्ठ है? क्या वह उससे मिलने पद्मगढ़ शहर आया है, इसलिए आकर्ष अवकाश लेकर बाहर आया है? और कितना अजीब संयोग है कि यह पूरे शहर की भोजनशालाओं को छोड़कर सिर्फ हमारे परिवार की भोजनशाला में आया है। अजिताभ के मन में एक साथ कई सारे विचार आने लगे। आखिर में उसने गहरी सांस ली और मुड़कर वापस उसी गलियारे में लौट गया जहां से अभी अभी निकला था। उसके इस व्यवहार से उसके साथी और भोजनशाला के कर्मचारी दोनों हैरान रह गए। क्या हुआ, छोटे प्रमुख? एक व्यक्ति ने पूछा। चुप रहो, अजिताभ ने ठंडे स्वर में कहा। वह व्यक्ति तुरंत चुप हो गया। अजिताभ ने अब अपनी जादुई अंगूठी में से एक प्राण ऊर्जा वाला मोती निकाला और उसकी सहायता से किसी के पास संदेश भेजा। ये संदेश उसके पिता उधम सिंह, खत्री परिवार के कुल प्रमुख गजेंद्र, उसके चाचा माधव सिंह और सुशांत को भेजा गया। इस समय गजेंद्र और उधम सिंह दोनों खत्री परिवार के महल में लौट चुके थे। जब चारों भाइयों को पता चला कि आकर्ष अपने किसी वरिष्ठ के साथ खत्री परिवार के भोजनशाला में आया हुआ है, तो सबकी आंखें कत्ल के भाव से चमक उठी। इसी मौके का तो सभी इंतजार कर रहे थे। गजेंद्र ने तुरंत सुशांत को संदेश भेजा। सुशांत, क्या तुम भोजनशाला में हो? हाँ, मैं यही हूँ, मैं अजिताभ के साथ हूँ। सुशांत ने तुरंत उत्तर दिया। अपने लोगों को देवजाल यंत्र लेने भेजो। हमें भोजनशाला को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेना होगा ताकि कोई खबर बाहर न जा सके। हम आकर्ष को यहीं फंसाकर मार देंगे। क्या वह सामान्य भोजन क्षेत्र में है? उसे किसी निजी कक्ष में ले जाने की व्यवस्था करो। उसके बाद ऐसा देवजाल स्थापित करो जिससे वह बाहर न निकल सके और बाहरी दुनिया से उसका संपर्क पूरी तरह कट जाए। गजेंद्र ने कहा।
जी बड़े भाई, सुशांत ने तुरंत उत्तर दिया। इसके बाद गजेंद्र ने अजिताभ को संदेश भेजा। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि उसके साथ बैठा व्यक्ति मौर्यशिला आश्रम का आचार्य नहीं, बल्कि उसके परिवार का कोई वरिष्ठ है? अजिताभ ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया। बिल्कुल, मैं लगभग 2000 वर्षों से आश्रम में हूँ। मैं वहाँ के सभी आचार्यों को पहचानता हूँ। मैंने उस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा। वह निश्चित रूप से आश्रम का आचार्य नहीं है। बहुत बढ़िया। मैं तुम्हारे पिता को तुरंत वहां भेज रहा हूं। अपने चाचा सुशांत से कहो कि जब तक तुम्हारे पिता वहां पर ना पहुंच जाएं तब तक कोई भी कदम ना उठाएं। सबसे जरूरी बात, देवजाल स्थापित करने से पहले इस बात की जांच कर लेना कि तुम्हारी मौजूदगी उसे महसूस ना हो। वह सतर्क हो गया तो हमारे लिए खतरा बन जाएगा। जब तक कोई सबूत नहीं छोड़ेंगे तब तक कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, गजेंद्र ने कहा। गजेंद्र अत्यंत सतर्क व्यक्ति था। उसकी बातों से स्पष्ट था कि वह भी आकर्ष को एक बड़े खतरे के रूप में देखता था। उधर अजिताभ की आंखें गजेंद्र का संदेश सुनते ही चमक उठीं। उसने तुरंत सारी बातें सुशांत को बता दीं। अपने अधीन कर्मचारियों से पूछताछ करने पर सुशांत को पता चला कि आकर्ष और उसका वरिष्ठ पहले निजी कक्ष मांग चुके थे। इसलिए उसने उस वेटर को बुलाया जिसने पहले उनकी सेवा की थी और कहा, उन दोनों मेहमानों से जाकर कहो कि अब एक निजी कक्ष खाली हो गया है। उनसे कहना कि तुमने विशेष प्रयास करके उनके लिए एक कमरा खाली करवाया है। यह बहाना पकड़ा जा सकता था, लेकिन सुशांत को विश्वास था कि जब तक आकर्ष को यह पता नहीं चलेगा कि यह भोजनशाला खत्री परिवार की है, तब तक उसे कोई संदेह नहीं होगा। जैसा सुशांत ने सोचा था वैसा ही हुआ। जब वेटर ने आकर निजी कक्ष उपलब्ध होने की बात कही तो आकर्ष ने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि आचार्य माणिक को भी वेटर की बातों पर शक नहीं हुआ। कमरे में आने के बाद आचार्य माणिक ने नया खाना मंगवाया। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आपका भोजन लेकर आता हूँ, वेटर ने कहा और फिर खाना लेने के लिए चला गया। इधर खत्री परिवार का एक आदमी देवजाल यंत्र लेकर भोजनशाला के लिए रवाना हो चुका था। उधम सिंह भी अपने सारे काम छोड़कर भोजनशाला की तरफ रवाना हो चुका था। यंत्र लाने वाला व्यक्ति एक वृद्ध था। वह सुशांत का सबसे भरोसेमंद सहयोगी भी था। यदि आकर्ष उसे ध्यान से देखता तो उसे पहचान लेता। वर्मा परिवार की नीलामी के दौरान यही वृद्ध रिश्वत देकर नीलामी भवन के एक कर्मचारी की मदद से उसके कमरे में घुसा था। देवजाल यंत्र एक ऐसा यंत्र था जिसकी सहायता से किसी भी एक क्षेत्र पर बड़ा कवच बनाया जा सकता था। कवच बनने के बाद अंदर के लोग अंदर रह जाते और बाहर के लोग बाहर। उस कवच को वही नियंत्रित कर सकता था जिसके पास यह यंत्र हो। थोड़ी ही देर बाद वह वृद्ध और उधम सिंह दोनों भोजनशाला में पहुंच गए, जिसके बाद सुशांत ने तुरंत देवजाल स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस सुनहरे मौके को वह अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहता था। इधर कमरे में बैठे आकर्ष और आचार्य माणिक दोनों को आसपास की ऊर्जा में हल्का सा कंपन महसूस होने लगा। आचार्य माणिक के चेहरे पर तुरंत गंभीरता उभर आई। वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करने वाले थे कि तभी अचानक दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुल गया। 4 लोग एक साथ कमरे में घुस आए। उनकी रफ्तार बहुत तेज नहीं थी, इसलिए उनके चेहरे काफी आसानी से देखे जा सकते थे। इन 4 में से एक व्यक्ति को आकर्ष ने देखते ही पहचान लिया, अजिताभ। उसके बाद उसकी नजर अजिताभ के पास में खड़े दूसरे व्यक्ति पर गई। उसका चेहरा भी उसे कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन उसे याद नहीं आया कि इस चेहरे को उसने कहां पर देखा है।
लेकिन उसके विपरीत उस वृद्ध को ऐसी कोई समस्या नहीं हुई। वह आकर्ष को स्पष्ट रूप से पहचान गया। उसका चेहरा अचानक बदल गया और उसकी आंखें डर से भर गई। उसे तुरंत वर्मा परिवार के नीलामी घर के 9वें कमरे में बैठा वह काले रंग के वस्त्र पहने युवक याद आ गया। वही युवक जिसकी वजह से नीलामी घर में हंगामा खड़ा हुआ था। वृद्ध को उस कमरे में मौजूद सिया और स्वरा का चेहरा अभी भी याद था। उन दोनों महिलाओं के जाने के बाद अनेक लोगों ने उस युवक को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी उसे खोज नहीं पाया। कुछ गिने-चुने लोगों को छोड़कर, जिनमें यह वृद्ध भी शामिल था, कोई नहीं जानता था कि वह युवक वास्तव में कैसा दिखता था। इसलिए इस समय आकर्ष को यहाँ देखकर वह सचमुच स्तब्ध रह गया। यह यहाँ कैसे हो सकता है? स्पष्ट था कि अभी तक उसे पूरी स्थिति समझ नहीं आई थी। उधर आकर्ष उन अनचाहे मेहमानों को शांत भाव से देख रहा था। तभी अजिताभ, जो उधम सिंह के पीछे खड़ा था, व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसा और ठंडे स्वर में बोला, आकर्ष, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम किसी आचार्य के बिना आश्रम से बाहर निकलने की हिम्मत करोगे। आज तुम यहीं मरने वाले हो। अजिताभ की धमकी सुनकर आकर्ष को आश्चर्य नहीं हुआ, ना ही उसे गुस्सा आया। उसने थोड़े गंभीर स्वर में पूछा, मुझे मारने का इरादा तुम्हारा है या फिर खत्री परिवार का? यह सवाल करने के साथ ही उसकी नजर उधम सिंह और सुशांत पर आकर टिक गई। खत्री परिवार? दूसरी तरफ इस परिवार के बारे में सुनते ही आचार्य माणिक के चेहरे पर गंभीरता और गहरी हो गई। उन्हें लगा नहीं था कि मौर्य गुरुकुल के एक माध्यमिक एल्डर की मौजूदगी में खत्री परिवार के लोग आकर्ष को खत्म करने की योजना बनाएंगे।